नमस्कार दोस्तों, टीएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। DSSB PGT हिंदी स्पेशल सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इसमें आज हम हिंदी भाषा का विकास काल पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के विकास काल का इतिहास लंबा है, अतः भारतीय आर्य भाषा काल को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का 1500 BC से 500 BC तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 BC से 1000 AD तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 AD से अब तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में दो मुख्य भाषाएं हुआ करती थी, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। इनके बारे में आप जानिए। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। चारों वेद संहिता ग्रंथ हैं। चारों वेदों के नाम वो आप सर्च कीजिएगा। चलिए बता ही देता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों जो वेद हैं वो संहिता ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ तथा उपनिषद ग्रंथों की भी गणना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा अधिक विकसित प्रतीत होती है वेदों की अपेक्षाकृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत साहित्यिक भाषा थी जिसमें उच्च स्तरीय साहित्य की सृष्टि हुई। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ, 3 लिंग और 3 वचन थे। इसमें संगीतात्मक सुराघात की प्रमुखता थी। अब लौकिक संस्कृत के बारे में जानते हैं। इसमें चारों वेद हैं। चारों वेद क्या है हमारे? चारों वेद संहिता ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों की भी वैदिक साहित्य में ही गणना की गई है। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा अधिक विकसित है वेदों की भाषा से। अभी लौकिक संस्कृत देखिए। वैदिक संस्कृत से आगे चलकर लौकिक संस्कृत या इसे केवल संस्कृत भी बोला जाता है, संस्कृत का विकास हुआ। महान व्याकरण के आचार्य पाणिनि ने वैदिक भाषा के प्रयोगों की विसंगतियों को व्याकरण के नियमों में बांधा, जिसमें भाषा में आने वाले बहुत सारे परिवर्तन हुए। उनके जीवन काल की भाषा संस्कृत थी। उन्होंने वैदिक संस्कृत को देववाणी तथा संस्कृत को भाषा कहा। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थीं जो संस्कृत में 48 रह गई तथा वचन और लिंग 3 ही रहे। ठीक है। इसमें वचन 3 थे, लिंग भी 3 थे और 52 ध्वनियाँ थीं जो यहाँ पे आके 3 वचन ही रहे, 3 लिंग रहे और ध्वनियाँ 48 हो गई। ठीक है। चलिए अभी मध्यकालीन आर्य भाषा काल पर आते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल वैदिक आर्य भाषा से लौकिक संस्कृत और प्राकृत बोली व भाषाओं का विकास हुआ। देखिए वैदिक आर्य भाषा काल आपका एक सेकंड रुकिए। चलिए सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक, उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे। जैसे ही हम इसे केवल संस्कृत भी बोला जाता है, तो यहाँ से आएंगे तो इससे लौकिक संस्कृत और प्राकृत बोली, इससे आपकी वैदिक संस्कृत से आपकी लौकिक और प्राकृत बोलियों का विकास होता है। वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में हम पहुँच जाते हैं। संस्कृत के समानांतर लोक भाषा के रूप में सामान्य व्यवहार की बोलचाल भाषा प्राकृत भाषा कही जाने लगी। चलिए प्राकृत भाषा के बारे में जानिए। प्राकृत शब्द की उत्पत्ति विद्वानों के अनेक मत हैं। एक बात याद रखिएगा, प्राकृत शब्द जो है वो प्रकृति से उत्पन्न किया गया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में 3 मत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं। पहला कि संस्कृत से उत्पन्न भाषा ही प्राकृत भाषा है। दूसरा, जनभाषा या बोलचाल के रूप में प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से विकसित हुई वही प्राकृत भाषा है। और तीसरा, न तो संस्कृत से प्राकृत और न ही प्राकृत से संबंध, इन दोनों का स्वतंत्र विकास हुआ है। प्राकृत भाषा के बारे में 3 जो मुख्य बातें कही जाती हैं वो ये हैं। संस्कृत के दो रूप प्रचलित थे। पहला साहित्यिक संस्कृत और दूसरा लोक प्रचलित जनवाणी। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात हो रही है। एक साहित्यिक संस्कृत और दूसरा लोक प्रचलित जनवाणी। संस्कृत के 2 रूप मौजूद थे।
उसके अलावा प्राकृत भाषाओं के विकास को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, प्राचीन प्राकृत या पाली भाषा, इसका जो टाइम पीरियड है 500 BC से 100 AD। और मध्यकालीन प्राकृत, इसका टाइम है 100 AD से 500 AD तक। और उसके बाद परकालीन प्राकृत अपभ्रंश, जिसका टाइम पीरियड निश्चित नहीं है। अभी प्राचीन प्राकृत या पाली भाषा क्या है? महात्मा बुद्ध, जिनका टाइम पीरियड था 563 से लेकर 483 BC तक, यानी बिफोर कॉमन एरा, 0 से पहले 563 से 483 BCE, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक नाम से जाना जाता है और त्रिपिटक पाली भाषा में है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचुर साहित्य मिलता है। पाली भाषा में तद्भव शब्दों की अधिकता है तथा तत्सम तथा देशज शब्द काफ़ी कम मिले हैं। यह हिंद यूरोपीय अर्थात भारोपीय भाषा परिवार है, जिसकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। मध्यकालीन प्राकृत को देखिए। मध्यकालीन प्राकृत, इस काल में प्राकृत भाषा का विभिन्न प्रदेशों और भाषाओं के रूप में विकास हुआ। अनेक उच्च स्तरीय साहित्य की रचना हुई तथा इस युग में शौरसेनी, महाराष्ट्र, मागधी, अर्धमागधी तथा पैशाची प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। शौरसेनी भाषा, इसके जो पांच जो मुख्य भाग हैं, ये हैं शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत। इसको 5 जो मुख्य रूप से इसका विकास हुआ है वो 5 हैं। शौरसेनी, सूरसेन प्रदेश अर्थात मथुरा के आसपास। वासुदेव के पिताजी थे सूरसेन। सूरसेन प्रदेश की भाषा तथा मथुरा इसका केंद्र था। पश्चिमी हिंदी भाषाओं की जननी है शौरसेनी भाषा। यह मध्य प्रदेश की भाषा तथा संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावित थी। दिगंबर जैन मत का अधिकांश साहित्य व सिद्धांत इसी भाषा में मिलता है। महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मुख्यतः संबंध महाराष्ट्र से है। यह सर्वाधिक साहित्य संपन्न है। राजा हल द्वारा रचित गाहा सततई व कर्पूर मंजरी नाटक के गद्यभाग शौरसेनी भाषा में है तथा पद्यभाग महाराष्ट्री प्राकृत में है। याद रखिएगा ये बात। मागधी प्राकृत, इसका व्यवहार क्षेत्र मगध था, जो अवध से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। कुछ विद्वानों ने इसे गौड़ी नाम से पुकारा है, गौड़ी, याद रखना। मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया तथा असमिया आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। इसमें कालिदास के नाटकों तथा शूद्रक के नाटक देखने को मिलते हैं। अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी का प्रयोग क्षेत्र प्राचीन कौशल या अवध का निकटवर्ती क्षेत्र है। अर्धमागधी प्राकृत में मागधी और शौरसेनी की विशेषताओं का मिश्रण है। भगवान महावीर के धर्म उपदेश इसी भाषा में हैं। यह साहित्य की दृष्टि से सबसे संपन्न रही है। इसमें रचित साहित्य गद्य तथा पद्य दोनों हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। पैशाची प्राकृत, यह पश्चिमोत्तर भारत की भाषा है। कहा जाता है कि कश्मीर के आसपास पिशाच नाम की जाति थी, जिसका महाभारत में भी उल्लेख हुआ है। उसी की भाषा को पैशाची कहा गया है। गुणान्य नामक कश्मीरी कथाकार की प्राचीन और प्रख्यात एक रचना है बृह कथा, पैशाची में लिखी गई है। पंजाब और कश्मीर की लहंदा भाषा का पिशाची से ही विकास हुआ है। अब देखिए अपभ्रंश को जानते हैं। परकालीन प्राचीन या प्राकृत भाषा या अपभ्रंश, ठीक है। प्राकृत भाषा के अंदर में आ रहा है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। अपभ्रंश का सबसे अधिक रोल है भाई। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट या बिगड़ी हुई या नीचे गिरी हुई। मानक भाषा के मानक रूप से गिरी हुई भ्रष्ट भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। पूर्ववर्ती परिनिष्ठ
संस्कृत की तुलना में प्राकृत बोलियों से अधिक विकसित अपभ्रंश बोलियां और भाषाएं बिगड़ी हुई प्रतीत होती थीं। इसीलिए संस्कृत प्रेमी ने उपेक्षा से भाव से इन्हें अपभ्रंश कहा होगा। इन्हीं के परवर्ती रूप को अवहट्ठ भी कहा जाता है। इन भाषाओं को तृतीय प्राकृत भी बोला जाता है। हिंदी शब्दानुशासन में लिखा गया है, लोग प्राकृत की तीसरी अवस्था को अपभ्रंश कहते हैं, जो उचित नहीं है। यह तो उस प्रकार है जैसे एक कली का फूल बनना है। ठीक है। विविध प्राकृत हिंदी, मराठी, गुजराती तथा राजस्थानी आदि आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है अपभ्रंश। यह आधुनिक भाषाएं ही अपभ्रंश की अवस्था के मध्य से विकसित हुई हैं। भाषा के रूप में अपभ्रंश का व्यवहार 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही आरंभ हो गया था और 11वीं शताब्दी तक निरंतर चलता रहा। प्राचीन काल से ही चली आ रही प्राकृत भाषाओं से 5 अपभ्रंशों का विकास हुआ तथा 5 अपभ्रंशों से ही वर्तमान भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। इसमें जी कौन कौन सी हैं? शौरसेनी, ये भी इनके पीछे अपभ्रंश लगा लीजिए, यही हो गई आपकी 5। ठीक है, आप लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल पर। अभी देखिए, चलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 1000 ईस्वी से प्रारंभ होना माना जाता है। इन आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा के विभिन्न रूप शौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी और पैशाची से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? चलिए, पिछले लेक्चर में बोला, अभी यहाँ से आगे जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। कुछ याद आया पिछला लेक्चर? चलिए एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा याद। ठीक है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बंगला, असमिया, उड़िया और बिहारी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पैशाची से पंजाबी व लहंदा भाषा पंजाब से लेके कश्मीर तक की भाषा है। इसके जो बीच का रूरल एरिया है वहाँ की भाषा है। और ब्रचाड़ भाषा ब्रचाड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का, और खस से पहाड़ी का। ठीक है, पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं भाई? इस पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी के अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी के अंदर आती है बांगरू, अहिरवाटी, कौरवी, बागड़ी, अम्बालवी। ठीक है, ये हरियाणवी के अंदर आती हैं। और इसके अलावा चौथी जो बोली है वो कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ा ही चुके हैं आपको। खड़ी बोली आज की हिंदी बन चुकी है एक तरह से। जो मानक हिंदी रूप है वो खड़ी बोली ही है। राजभाषा के रूप में जो अपनाया गया रूप है वो खड़ी बोली रूप है। याद रखना, साहित्यिक भाषा में इसी भाषा का प्रयोग होता है। खड़ी बोली के साहित्यिक रूप शुद्ध और परिनिष्ठ हिंदी तथा उर्दू हैं। याद रखना, उर्दू का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उर्दू दाएं से बाएं और हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोनों की वाक्य रचना समान है। शुद्ध और परिनिष्ठ उर्दू में फारसी और अरबी भाषा के शब्दों की बहुलता है। शुद्ध और परिनिष्ठ हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुलता है। यह उपभाषा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर तथा उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ है।
आ जाइए, अब ब्रजमंडल में आ जाइए भाई साहब। अब ब्रज भाषा देखिए, इसका क्षेत्र ब्रजमंडल है। यह भाषा लालित्य, माधुर्य और मधुरतम के कारण प्रचलित है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली और लीला भूमि से संबंधित होने के कारण कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा रही है ये। ब्रजभाषा का क्षेत्र अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और इसके आसपास के क्षेत्र रहे हैं। इसमें हाथरस भी आता है। और भाई साहब आजकल तो एक कार्टून चल रहे हैं, गिलास वाली भाषा है, उसमें उन्हें देखिएगा आप जरूर, बहुत मज़ा आएगा। यह साहित्य तथा लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। ब्रज शब्द का प्रयोग वेदों में गायों का समूह के रूप में प्रयोग हुआ है। पशुपालन के व्यवसाय और प्राधान्य होने के कारण यह प्रदेश ब्रज कहलाया। हरियाणवी भाई साहब, यह हरियाणा में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। हरियाणवी लोक साहित्य की रचनाएं। इसका क्षेत्र हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली का देहाती भाग है। इसकी निम्नलिखित उपबोलियां हैं। कौन कौन सी निम्नलिखित? ये देखिए जी, ये लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है। अब कन्नौजी पे आ जाइए, इनके बारे में भी बताया जाए। चलिए, बांगरू रोहतक के आसपास बोली जाती है। इसमें न के स्थान पर ड का प्रयोग होता है, जो ये वाला होता है ना, ये न के स्थान पर इसका प्रयोग होता है बांगरू भाषा में। अहिरवाटी, रेवाड़ी, कौसाली, महेंद्रगढ़ और नारनौल के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। हरियाणा के यदुवंशी अहीर और यादवों के द्वारा यह बोली जाती है। इसमें घोड़ा को घोड़ो, था को थो बोला जाता है, ठीक है। कौरवी भाषा मेरठ, पानीपत, सोनीपत और पलवल के आसपास बोली जाती है। इसमें यह ब्रज भाषा के समान ही है लगभग, मतलब हरियाणवी और जो ब्रज भाषा है इनका मिक्स है। ये बीच में पड़ते हैं क्षेत्र दोनों, हरियाणा और इसके, तो वही भाषा हो गई। इनमें दो भाषाओं का जो मेल हो वही है, बस और कुछ नहीं। बागड़ी भाषा भिवाड़ी और हिसार के आसपास। अम्बालवी, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के आसपास। इसमें पहाड़ी और पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब चलिए कन्नौजी पे आ जाइए भाई साहब। इसका प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। यह हरदोई, इटावा और कानपुर में भी बोली जाती है। ब्रज भाषा से प्रभावित भाषा है। जैसे ब्रज भाषा में बोलते हैं, अरे कहाँ गए हो भाई, ऐसे ही कन्नौजी में गायो हो जाता है, गयो का, बस। बुंदेली भाषा, यह बुंदेलखंड की प्रमुख बोली है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा बुंदेल हैं। इसमें पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है। राजस्थानी, सौरसेनी अपभ्रंश की अधिकतर भाषाएं राजस्थानी में ही मिलती हैं, अतः इसे अपभ्रंश की जेठी बेटी का भी कहा जाता है, बड़ी बेटी भी कहा जाता है। इसको 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। राजस्थानी में 4 आती हैं आपकी, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती। अभी मारवाड़ी सबसे बड़ी उपभाषा है, बीकानेर, जैसलमेर के आसपास बोली जाती है। आधुनिक मारवाड़ी बोली प्राचीन डिंगल भाषा का विकसित रूप है। मालवी या दक्षिण राजस्थान के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। उज्जैन तथा देवास आदि में फैली हुई है। जयपुरी जयपुर, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्र में बोली जाती है। बारामूदी आदि क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती अलवर, हरियाणा के गुड़गांव के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। ब्रज क्षेत्र से सटे होने के कारण इसमें ब्रज भाषा का भी प्रभाव मिलता है। गुजराती, भाई साहब गुजराती कहाँ गई हमारी? चलिए, गुजराती स्वतंत्र लिपि है जो देवनागरी लिपि से विकसित हुई है। सुरती, भीली, चारतरी, कठियावाड़ी आदि गुजरात में गुजराती भाषा में मिलती हैं। कहाँ गई हमारी गुजराती, नहीं दिख रही भाई। चलिए अलग से नोट कर लीजिएगा।
अब महाराष्ट्रीय अपभ्रंश पे आ जाइए। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई है। यह महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा है। इसकी मुख्य बोलियां लिख लीजिए, कोंकणी, देसी, नागपुरी। और इसके जो महान संत हुए हैं उसमें नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम मराठी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं। ये साहित्य में बहुत योगदान है। ठीक है। मागधी अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं में बंगला है, असमिया, उड़िया, बिहारी। बिहारी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकास हुआ इसका। यह बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसे उपभाषा भी कहा जाता है। यह नेपाल की सीमा से लेकर छोटा नागपुर और पश्चिम में बस्ती तक फैली हुई है। इसकी 3 उपभाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली और मागधी। मगधी नहीं, ये मागधी लिखना हर जगह। ठीक है। जहाँ भी कहीं मगधी बोला हो उसे मागधी कर लेना। अर्ध मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बनी है भाई साहब? पूर्वी हिंदी, ये अर्ध मागधी से है। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अब जिन सबको हमने पहले लेक्चर में कर लिया है। पैशाची अपभ्रंश से कौन कौन सी हैं? पंजाबी और लहंदा। द्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस से पहाड़ी। पहाड़ी भाषा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी और ये पश्चिमी नहीं भाई साहब, ये मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती। ठीक है, सही कर लेना इसे, मध्यवर्ती। इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली 2 आती हैं और उसके अलावा पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है। आज के लेक्चर से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा का विकास सतत और अखंड रूप से होता चला आया है। भाषा परिवर्तनशील रही है और आज जिस मानक भाषा का प्रयोग करते हैं उसके विकास का इतिहास बहुत लंबा रहा है। बोलचाल की वैदिक भाषा संस्कृत से बनी है। संस्कृत भाषा प्राकृत अपभ्रंश से और अपभ्रंश अवहट्ट पुरानी हिंदी में परिवर्तित हो गई। वैदिक भाषा ही प्राचीनतम हिंदी है। भाषा में प्रत्येक युग की भाषा का नया नाम रखा जाता है। तमिल, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं में भी परिवर्तन आए परंतु उन्होंने उसका नाम नहीं बदला है। वैदिक संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंशों से विकसित हुई है। विकसित भाषा की भाषाएं वैदिक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित भारत की मुख्य भाषाएं मराठी, बंगला, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी एक वैदिक बोली और भाषा से विकसित हुई हैं। हमारी मानक भाषा का आज जो रूप है उसे साहित्यिक भाषा बनने में उर्दू भाषा और अन्य भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रशासनिक भाषा और साहित्य की भाषा के रूप में इसका विकास हुआ, जिससे मानक भाषा को देश की संपर्क भाषा और समृद्ध साहित्यिक भाषा बनाने में सुविधा हुई। चलिए आज के अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बस यहाँ पे मध्यवर्ती कर लेना, बाकी ठीक है। आज के 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वैदिक संस्कृत में 3 लिंग 3 वचन हैं जो बाद में लौकिक संस्कृत में कितने वचन और कितने लिंग रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ध्वनियाँ। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत या केवल संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं जो वैदिक संस्कृत में कितनी थी। तीसरा क्वेश्चन, त्रिपिटक जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है वह किस भाषा में है। चौथा क्वेश्चन, पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश की भाषा है। और 5वां, छत्तीसगढ़ की भाषा बताइए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन मत बढ़ाइए अपने लिए। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। राधे राधे।